दोस्तों, क्या सिर्फ अमीर होना ही विकास है? तो नहीं, असली विकास तो तब होता है जब हर इंसान की जिंदगी बेहतर बने। लेकिन सवाल यह है कि विकास को मापा कैसे जाए, सिर्फ पैसे से या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाल जिंदगी से? तो चलिए इसी रहस्य को समझते हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर विकास के साथ, जिसे इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम वो सारे टॉपिक को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेंगे जो आपके एग्जाम में चार चांद लगा देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ही है कि विकास क्या होता है। देखिए, आइए इसे समझते हैं कि विकास क्या होता है। बोल रहा है कि विकास से तात्पर्य है कि देश के निवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार, उच्चतम सुविधाएं, सामाजिक बराबरी और सुरक्षा प्रदान की जाए, उसी को बोलता है विकास। यानी कोई कंट्री तभी डेवलप कहलाएगी जब उसमें रहने वाले लोग स्वस्थ रहेंगे, उन्हें सेवाएं मिलेंगी, वो शिक्षित रहेंगे, उन्हें रोजगार मिलेंगी, उच्चतम सुविधाएं मिलेगी और समाज में बराबर मिलेगी। ये नहीं कि तुम उच्च जाति का हो, तुम नीच जाति का हो, किसी को एक दूसरे आदमी को नीचा ना दिखाए, बल्कि तरक्की की ओर भागे, उसी को कहते हैं विकास। और उनको सुरक्षा भी मिले, उसी को कहते हैं विकास। यानी कोई कंट्री तब विकास होगी जब उनमें रहने वाले लोगों के बीच ये सारी सुविधाएं होंगी। अब देखिए, इसे आसान भाषा में आपको कैसे समझाएं, इसके लिए हमने आपको लिख के रखा है यहाँ पर। देखिए, बोल रहा है कि मनुष्य के जीवन स्तर में, बोल रहा है देखिए, मनुष्य के जीवन स्तर में सुधार होना ही विकास कहलाता है। यानी कोई कंट्री डेवलप तब कहलाएगी जब मनुष्य के जीवन स्तर में, उनके दैनिक जीवन में सुधार होगी, यानी पहले से बेहतर वो जिंदगी जीना स्टार्ट करेंगे या फिर शुरू कर देंगे, उसी को कहते हैं विकास। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि आर्थिक क्रिया क्या होता है। अब आपको समझाता है कि आर्थिक क्रिया क्या होता है। देखिए, बोल रहा है कि वह क्रिया जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, वह आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसका फाइनेंशियल कंडीशन जो होता है ना, वो क्या होता है, जिसमें वो आदमी और ज़्यादा मतलब सोचता है कि हम अर्जित करें या फिर कमाए, पैसा, इनकम सोर्स जनरेट करें, उसी को बोलते हैं आर्थिक क्रिया। यानी वो चाहता ही है कि मैं कितना कमाऊँ, उसी को बोलते हैं आर्थिक क्रिया। जो उसका उद्देश्य है कि लाभ अर्जित करना, यानी प्रॉफिट होना, उसी को बोलते हैं आर्थिक क्रिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। 2018 में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा। बोल रहा है कि देश की सालाना कमाई या देश के लोग और कंपनियां एक साल में जो कुछ भी बनाते और बेचते हैं, उनका कुल मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि किसी देश में जो सालाना कमाई होता है, एक साल में जो, जिसमें किसी देश में, मान लीजिए कोई एक देश है, उसमें रहने वाले लोग जो वो एक साल में कितना कमाते हैं या फिर कितने कमाने का जो सामान हो बनाते हैं, बेचते हैं, तो उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय। देखिए, अब राष्ट्रीय आय को हम आपको समझाते हैं। देखिए, बढ़िया से आपको समझाते हैं राष्ट्रीय आय क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि एक किसान ने एक साल में 1 लाख का अनाज उगाया। एक किसान है जिसमें साल में 1 लाख का अनाज उगाया, तो 1 लाख उसने प्रॉफिट किया। अब कोई एक दुकानदार है जिसमें साल भर में 50,000 का सामान बेच दिया, और एक कोई फैक्ट्री वाला है जिसमें 2 लाख का सामान को बनाया जाता है। तो इसे इस तरह समझेंगे तो देश की राष्ट्रीय आय जो होगी वो 1 लाख किसान का अनाज का, और 50,000 दुकानदार ने जो बेचा, और 2 लाख जो फैक्ट्री ने सामान को बनाया। यानी साल भर में देश की कुल कमाई गिनी जाएगी 3,50,000, यानी सबको जोड़ देंगे तो उसकी कमाई इतनी होगी साल भर में। तो यही कहता है कि देश की सालाना कमाई, यानी देश में रहने वाले लोग कितना कमाते हैं, कितना का सामान बनाते हैं फैक्ट्री में, कितना बेचते हैं, तो उससे जो इनकम होता है, तो साल भर का इनकम मिला देते हैं, जब सबको जोड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा इसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या कहता है। देखिए, बोल रहा है कि जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो उस प्राप्त राशि को प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय उसे कहते हैं जब कुल राष्ट्रीय आय को अभी हमने आपको राष्ट्रीय आय समझा दिया। कुल राष्ट्रीय आय को जब रहने वाले जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो औसत आय निकलता है। तो इसको निकालने का एक ट्रिक है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय बराबर होता है कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। यानी जितना जनसंख्या है उससे भाग दे दीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, एक आदमी का इनकम निकल जाएगा, उसी को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रत्येक व्यक्ति में एक आदमी का आय, एक व्यक्ति का आय। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है। मानव विकास सूचकांक हमें समझना है। बोल रहा है कि आंसर देखिए, केवल पैसों से
ये देखिए बोल रहा है कि केवल पैसों की दौलत ही विकास नहीं होता है। मानव सूचकांक कहता है, मानव विकास सूचकांक, कि केवल पैसा कमा लेने से ही विकास नहीं होगा, बल्कि लोगों की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय भी महत्वपूर्ण होता है। यानी शिक्षा भी महत्वपूर्ण रखता है इनमें, प्रत्याशा, उनकी जीवन कैसी बीत रही है ये भी मायने रखता है। कहीं ऊंच नीच तो नहीं है, कहीं सामाजिक बराबरी तो नहीं मिल रहा है उन्हें, कहीं गरीबी तो नहीं है, तो इसी को बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। लेकिन ये कहता है कि सिर्फ पैसा ही विकास नहीं कहलाता है, कि कोई कंट्री अगर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही तो विकास तभी नहीं थोड़ी कहलाएगी। उनमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है कि कोई आदमी हेल्दी है कि नहीं, हर आदमी शिक्षित है कि नहीं, उन्हें मतलब सरकारी से मतलब नहीं बोलते कि सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, तो इसी को बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। तो बोल रहा है कि इन 3 चीज़ों के आधार पर किसी देश का विकास स्तर मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक से ही किसी देश का, कोई देश कितना तरक्की किया है, कितना डेवलप किया है, कितना कर चुका है, इसी से मापा जाता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या कह रहा है? बोल रहा है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रति व्यक्ति आय, इसका आंसर होता है प्रति व्यक्ति आय। सामान्यतः किसी देश का जो विकास होता है वो किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से भी बेहतर है, बोल रहा है, तो वो है श्रीलंका की स्थिति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विश्व बैंक के विभिन्न, ये देखिए बोल रहा है कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई सीमाएं है तो क्या है। यानी विश्व बैंक जो होता है, विश्व बैंक का मतलब क्या होता है, जो बाकी बैंकों को या देशों को क्या देता हो, लोन देता हो, उसी को कहते हैं विश्व बैंक। तो विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए ये किस मापदंड का प्रयोग करता है, उसी को आपको लिखना है। आइए समझते हैं 8 नंबर का आंसर। बोल रहा है कि विश्व बैंक, ये देखिए बोल रहा है कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय मापदंड का प्रयोग करता है। किसका? प्रति व्यक्ति आय मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की सबसे बड़ी सीमा यह है कि यहाँ में देश में लोगों के बीच आय के सही वितरण को नहीं बताता है। इसकी सबसे बड़ी सीमा यही है कि देश में जो लोग रहते हैं उनके बीच आय के सही वितरण को, यानी बांटना नहीं बताता है अच्छी तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बोल रहा है कि बोल रहा है कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, इसे आपको बताना है। आइए समझते हैं आंसर। देखिए बोल रहा है कि यूएनडीपी का मापदंड देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्तर एवं उनकी प्रति व्यक्ति आय से करता है, जबकि विश्व बैंक का मापदंड देशों की तुलना प्रति व्यक्ति आय पर करता है। यही अंतर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोल रहा है कि हम औसत आय का प्रयोग क्यों करते हैं। औसत आय का प्रयोग हम लोग करते क्यों हैं, इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं, तो विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए क्या है इनकी सीमाएं। आइए समझाते हैं आपको। बोल रहा है कि दो देशों के बीच, देखिए दो देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय एक उपयुक्त मापक नहीं है। यानी एक कुल आय जो होता है वो उपयुक्त मापक नहीं है, वो नहीं माप सकता है, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए औसत आय का प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्या किसका औसत आय का प्रयोग किया जाता है। इसके उपयोग की सीमा यहाँ है कि यहाँ हमें लोगों की आय के बीच सही वितरण को नहीं बताता है। अब उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं और भी अच्छे तरीके से। बोल रहा है मान लीजिए एक देश में 5 लोग रहते हैं। कितने दोस्तों? तो वो है आपके 5 लोग आपके रहते हैं। तो बोल रहा है यहाँ कि आय से बहुत अधिक है, यानी उनमें से बोल रहा है कि उनमें से 4 लोगों की आय औसत आय से बहुत अधिक है। 5 लोग रहते हैं, उनमें से 4 लोगों की आय जो है औसत आय से बहुत कम है। तो इससे यहाँ प्रदर्शित होता है कि देश में 5वें के बीच आय का असमान वितरण है, यानी समान वितरण नहीं है। तो अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अमीर तथा अन्य 4 व्यक्ति गरीब है। क्या कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अमीर है और उसमें 4 व्यक्ति गरीब है। इसीलिए केवल औसत आय को देखकर विकास का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यही है दोस्तों हमारा विकास। तो दोस्तों ये हमारा विकास, यही चैप्टर जो होता है हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार पढ़िए, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, चैप्टर के साथ। जय हिंद।